नमस्कार। डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सोशल मीडिया, पूरी दुनिया आज सोशल मीडिया के बिना शायद अपने अस्तित्व की कल्पना ही नहीं कर सकती। लेकिन क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि अब इंटरनेट की भी मौत आने वाली है? किसी समय इंटरनेट हमें एक ऐसा रोचक, एक ऐसा मस्ती भरा प्लेटफॉर्म लगता था जहां हमें कुछ इस तरह की अनुभूति होती थी मानो हमारे सभी मित्र परिजन एक साथ उस आभासी मंच की दुनिया में हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन क्या कारण है कि वही माध्यम अब हमें नीरस और एक महंगे जेल की तरह से लगने लगा है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि ये जो बदलाव हो रहा है वह मात्र संयोग है या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति काम कर रही है? आज इसी अवधारणा को, इसी प्रक्रिया को हम इनशिटिफिकेशन कहते हैं। ये इनशिटिफिकेशन इन डिजिटल माध्यमों के जो हालात हैं उसका एक प्रकार से हमारे सामने एक विस्तृत अनुभव भी अभिव्यक्त कर रही है। यह शब्द आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन कनाडा के एक टेक आलोचक कोरी डॉक्टरों ने इस शब्द का उपयोग किया था और इसके माध्यम से उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया कि कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का स्वरूप धीरे धीरे विकृत होता चला जा रहा है। इन शिफ्टिफिकेशन का अभिप्राय है डिजिटल प्लेटफॉर्म की गुणवत्ता में धीरे धीरे गिरावट को महसूस करना, या सीधे सीधे कहें तो डिजिटल माध्यम एक कचरा पात्र के रूप में परिवर्तित होते जा रहे हैं। पहले निश्चित रूप से ये प्लेटफॉर्म आपको बहुत बढ़िया सर्विसेज दे रहे थे, ऐसी सर्विसेज दे रहे थे जिससे हजारों लाखों उपयोगकर्ता या यूजर्स उसकी ओर आकृष्ट होने लगे, और जैसे जैसे उन्हें सफलता मिलती चली गई उन प्लेटफॉर्म को वो अपना स्वरूप बदलने लग गए। अब उनकी प्राथमिकता में वे उपयोगकर्ता या बिजनेस ग्राहक या विज्ञापनदाता नहीं है, बल्कि उनकी प्राथमिकता में सर्वोपरि हैं उनके शेयर होल्डर्स, हितधारक या उनका मुनाफा। और इसके लिए उन्होंने यूजर से लेकर के अपने विज्ञापनदाताओं दोनों के साथ एक तरह से समझौता कर लिया है। शुरुआत में ये कंपनियां आपको बेहतरीन सुविधाएं देती हैं, चाहे उनको घाटा भी हो रहा हो, लेकिन उनकी दृष्टि थी, उनका उद्देश्य था, उनका लक्ष्य था अधिक से अधिक यूजर्स को अपनी ओर जोड़ना। दूसरे चरण में उन्होंने एक बहुत बड़ा, जब यूजर बेस तैयार हो गया उनका, तब उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर विज्ञापनदाताओं को, विक्रेताओं को आमंत्रित किया ताकि वो उन्हें एक साथ बहुत बड़ा यूजर बेस दे सकें, और उन्हें खुश करने के लिए उन्होंने अपने एल्गोरिदम और नीतियों में भी बदलाव करना शुरू किया। इससे यूजर को थोड़ी बहुत परेशानी अवश्य हुई, लेकिन जब बिजनेसमैन को इससे फायदा होने लगा वहां तक भी हमने इसको सहन किया। लेकिन इसका जो तीसरा चरण है वो है जब यूजर और उसके बिजनेस अर्थात विज्ञापनदाता, उन दोनों से आगे बढ़कर वे मुनाफे की ओर अधिक उन्मुख हुए और उसकी गुणवत्ता के साथ समझौता करने लगे, या यूं कहिए कि गुणवत्ता की बलि दे दी। ज्यादा विज्ञापन, जबरन फीस और सेवाओं में कमी, यही सब कुछ होने लगा जिससे उनका लाभ अधिक होने लगा। जो यूजर का अनुभव है, बिजनेस पार्टनर है, उन दोनों के हितों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। कोरी डॉक्टरों ने इस प्रक्रिया को समझाते हुए कहा, पहले प्लेटफॉर्म अपने यूजर के लिए अच्छे होते हैं, फिर वो अपने बिजनेस ग्राहकों जैसे विज्ञापनदाता या विक्रेता के लिए यूजर्स का दुरुपयोग करने लगते हैं, और अंततः वे उन बिजनेस ग्राहकों का भी शोषण करते हुए सारा मूल्य अपनी ओर खींच लेते हैं। तब ये प्लेटफॉर्म मरने लगते हैं। इसी को उन्होंने इनशिटिफिकेशन कहा है।
कोरी डॉक्टरों ने यह शब्द 2022 में गढ़ा था और बाद में यह इतना अधिक प्रचलित हुआ कि 2023 में इसे अमेरिकन डायलेक्ट सोसाइटी ने वर्ड ऑफ द ईयर भी घोषित किया और वो वहां के शब्दकोशों में भी समाहित हो गया, संकलित हो गया। इस गंभीर विषय पर यह हल्का फुल्का शब्द उपयोग करते हुए कोरो डॉक्टरों ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्होंने महसूस किया कि इंटरनेट की गिरती गुणवत्ता की चर्चा लोगों को भावनात्मक रूप से कहीं न कहीं प्रभावित करेगी और एक ऐसा शब्द हमें कॉइन करना पड़ेगा जो कहीं उन्हें सीधा प्रभावित कर सके, उन्हें सजग सतर्क कर सके। और अब ये मीडिया जगत में यह शब्द चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि हर कोई इन सेवाओं के इस बदलाव को महसूस कर रहा है। शुरुआत में ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूजर को जोड़ने की अप्रोच से हमारे साथ आए थे। अमेज़न ने वर्षों तक घाटे में संचालन किया, सस्ते में सामान बेचा, शिपिंग फ्री की या सस्ती कर दी और उनके जो सर्च रिजल्ट से उनमें ईमानदारी से जो भी उपयोगी उपयुक्त वस्तुएं थी उनको वो दिखाते थे और यूजर्स को उसका बहुत फायदा मिला और हजारों लाखों ग्राहक जुड़ते चले गए। इसी तरह फेसबुक और इंस्टाग्राम ने शुरू में जो आपकी क्रोनोलॉजिकल फीड है यानी समय क्रम के अनुसार वो पोस्ट को दिखाते थे, जहां यूजर जो अपने मित्रों के साथ जुड़ा हुआ है, अपने परिजनों के साथ जुड़ा है, अपने परिचितों के साथ जुड़ा है, नए फ्रेंड्स कायम कर रहा है, मित्र सूची उसकी बढ़ती जा रही है, तो वो सभी के जो पोस्ट थी उनको दिखाता था। लेकिन अब वो उतना आसान नहीं रहा। यूट्यूब को देखिए, एक दौर था जब मनचाहा वीडियो ढूंढना आपके लिए कितना आसान था और ट्विटर, जिसे अब आप एक्स कहते हैं, उन लोगों के ट्वीट देखते थे जिनको आप फॉलो करते हैं और उसमें किसी प्रकार का एल्गोरिदम का हेरफेर नहीं था। आप सहज रूप से अपने जो फॉलो जिनको आप कर रहे हैं, जो आपके मित्र हैं, उन तक आसानी से पहुंच जाते थे। लेकिन जैसे जैसे ये कंपनियां बड़ी होती चली गई, इनका जो प्राथमिक उद्देश्य था वो बदलने लगा। नेटवर्क इफेक्ट की जगह से यूजर्स इन प्लेटफॉर्म के साथ चिपके तो रहे, लेकिन उनके जो दोस्त हैं, उनके जो फॉलोवर्स हैं या उनके जो मनपसंद क्रिएटर हैं, किरदार हैं, वो जब एक बार लॉक इन हो गए तो अब उनके पास विकल्प कम नजर आने लगे और इसी स्थिति का लाभ उठाकर इन प्लेटफॉर्म ने वेंडर्स और विज्ञापनदाताओं को लुभाना शुरू किया, कभी कभी कमीशन लेकर तो कभी ज्यादा रीच देकर के। उदाहरण के लिए अमेज़न ने अपने मार्केट प्लेस में बाहरी सेलर्स को आरंभ में कम फीस देकर एक कस्टमर बेस तक पहुंचाने का सहयोग दिया। उसमें उन्हें लिंक और पेज पोस्ट पर भी खूब प्रमोट किया। लेकिन एक बार जब ये बिजनेस ग्राहक भी इस प्लेटफॉर्म पर निर्भर हो गए तो फिर इनकी रणनीति पूरी तरह से बदल गई। आज वे अपने सेलर्स से 45% तक कमीशन और जंक फीस वसूल कर रहे हैं और सर्च रिजल्ट में भी वही ऊपर दिखेंगे जिन्होंने विज्ञापन की बड़ी फीस चुकाई है। फेसबुक ने अचानक पब्लिशर्स की रीच घटा दी। अब वे उन पब्लिशर्स के लिंक को दबा देते हैं। जब तक वो पब्लिशर अपना कंटेंट फेसबुक पर नहीं डालेंगे तब तक वो यूजर तक आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे और धीरे धीरे उनका भी दोहन करना शुरू कर दिया। कोरो डॉक्टरों इस चक्र को बहुत हद तक अपरिहार्य मानते हैं, खासकर जब प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण कुछ इन्हीं गुनी चुनी हुई कंपनियों का रहता है और प्रतिस्पर्धा और किसी प्रकार के नियमन का अभाव होता है। उन्होंने इसकी तुलना एक कीटभक्षी पौधे से की है। कीटभक्षी पौधा क्या करता है? शुरुआत में एक मधुर रस छोड़ता है, जैसे आपको मुफ्त सुविधा दी गई। फिर वो मुफ्त सुविधा देकर के जैसे उस मधुर रस के माध्यम से वो कीड़े को आकृष्ट करता है, इन कंपनियों ने आपको यूजर को आकृष्ट किया और फिर जब वो जो कीटभक्षी है वो मधुर रस देकर के उस कीड़े को आकृष्ट करता है तो अपनी पंखुड़ियां बंद कर लेता है और वो उसमें फंस जाता है। ऐसे ही यूजर भी उस मुफ्त सेवाओं के चक्र में आकर्षित होकर के इन कंपनियों के शिकंजे में
फंसता चला गया और एक तरह से उसका शोषण और दोहन शुरू हो गया। और कैसे, आप समझ सकते हैं, यह मंच आपका समय, डेटा और पैसा सब कुछ नियंत्रित करते चले जा रहे हैं। ये जो एल्गोरिदम की गणित है, आपको दिखेगा क्या? आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म की धड़कन है ये एल्गोरिदम। शुरू में इनका कार्य था आपकी पसंद के अनुसार प्राथमिकताएं तय करना, लेकिन अब अपने निहित एजेंडा के तहत ये एक उपकरण बन गए हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि एक दौर था जब ये कंपनियां, ये प्लेटफॉर्म आपको अपने मित्र और अपने परिजनों की पोस्ट को दिखाते थे। अनजान पेजों की भड़काऊ और विज्ञापन सजेस्टेड पोस्ट अब आपके इन प्लेटफॉर्म पर हावी होने लगी है। 2022 में इंस्टाग्राम फीड को इतना अधिक वीडियो केंद्रित और रैंडम कर दिया गया था कि अनेक जो उसके ग्राहक थे उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। अनेक शीर्ष इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने इसका विरोध किया, जिसमें काइली जेनर और किम कार्दाशियन जैसे इन्फ्लुएंसर मुख्य हैं, जिन्होंने कहा कि इंस्टाग्राम एक बार फिर इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक बनना बंद कर दे। परिणाम हुआ कि इंस्टाग्राम ने अपने एल्गोरिदम में कुछ परिवर्तन किया, इस दबाव के आगे झुकते हुए। धीरे धीरे ये कंपनीज, ये प्लेटफॉर्म अपने हितों के साधक बन गए, ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन टाइम और विज्ञापन इंप्रेशन के लिए। इसी तरह से एक्स, जो पहले ट्विटर के रूप में जाना जाता था, उसने भी, यदि आप उसका भुगतान नहीं करते हैं तो वो आपको आपकी प्राथमिकताओं या पसंद के अनुसार पोस्ट नहीं दिखाएगा। यह एल्गोरिदम जानबूझकर आपकी रीच को घटा देता है ताकि जो यूजर है वो अपने प्रमोशन के लिए इनको प्रकारांतर से भुगतान करने के लिए बाध्य हो। खुद डॉक्टरों कहते हैं कि उनके 5 लाख से अधिक फॉलोवर्स थे और एक समय था जब उनकी रीच बहुत अधिक थी। धीरे धीरे उनकी स्थिति ये हो गई कि उनकी रीच कम होती चली गई और उनको अपने लक्ष्य समूह तक पहुंचने के लिए कंपनी को भुगतान करना पड़ा। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि ऐसा लगता है ट्विटर अब फिरौती मांग रहा है, यानी जिन फॉलोवर्स ने आपके कंटेंट को पसंद किया है उन तक पहुंचने के लिए आप पैसा दीजिए। एल्गोरिदम का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, अर्थात आपकी फीड को बिगाड़ दें और फिर यूजर से कहें कि पैसे दो तो हम इसको ठीक कर देंगे। इसी तरह से यूट्यूब ने एल्गोरिदम के जरिए मनोरंजन और सूचना के पूरे इकोसिस्टम को ही बदल दिया। शुरुआती दिनों में होम पेज पर जब आप जाते थे तो आपको अपने पसंदीदा वीडियोस मिल जाते थे। जिन चैनलों को आप सब्सक्राइब करते थे उनकी नई वीडियोस जो हैं वो भी आपको उसमें दिखाई देते थे। अब YouTube आपको दिखाना चाहता है वही दिखेगा, ना कि आपने जिनको सब्सक्राइब किया है वो आपको प्राथमिकता में दिखेंगे। इसका परिणाम क्या हुआ? जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, जहां सनसनीखेज थंबनेल है, वो जो वीडियोस हैं वो प्राथमिकता में आपको दिखाई देते हैं, जबकि गंभीर कंटेंट कहीं दब जाता है। अब YouTube का एल्गोरिदम इस तरह का बन गया है कि वो अधिकतम आपको अपने प्लेटफॉर्म पर बांधे रखता है। साथ ही सर्च परिणामों में भी हेरफेर किया जाने लगा है। प्रायोरिटी उस कंटेंट को दी जाएगी जो YouTube का पार्टनर ब्रांड है या जो एडवर्टाइजर फ्रेंडली है। स्वतंत्र क्रिएटर अक्सर शिकायत करते हैं कि वीडियो सर्च में उनके वीडियोस नीचे दबे रहते हैं, जबकि मुख्य धारा के मीडिया के क्लिप ऊपर आ जाते हैं, भले ही विषय वस्तु आपकी समान हो। इसके पीछे जो व्यावसायिक सोच है वो यही है कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज उनको विज्ञापन दे रही है ताकि जिस प्लेटफॉर्म से ज्यादा पैसा मिले उसे आप प्रमोट करें। यही इनका प्रमुख सिद्धांत या प्राथमिकता हो गई है। जो यूजर है उसकी जो विविधता है, उसका जो प्राथमिकताएं हैं वो अब कहीं पीछे छूट गई हैं। अमेज़न और गूगल सर्च केवल एल्गोरिदम हेरफेर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अमेज़न पर प्रोडक्ट सर्च एक जमाने में काफी ईमानदार था। जो आइटम आप ढूंढ रहे हैं वही दिखाता था, लेकिन आज आप अमेज़न पर कुछ भी सर्च करें, पहले पूरी स्क्रीन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट से भरी होती है। जिन विक्रेताओं ने अमेज़न को मोटी फीस दी है उनके प्रोडक्ट आपको पहले दिखेंगे, चाहे गुणवत्ता
ठीक हो नहीं हो। गुणवत्तापूर्ण जो प्रोडक्ट हैं, जो उनको फीस नहीं दे पाए हैं, वो प्राथमिकता में कहीं पीछे छूट जाएंगे। इन उदाहरणों से यह साफ है कि एल्गोरिदम अब हमारे मित्र नहीं रहे। ये प्लेटफॉर्म अपने लाभ के लिए एल्गोरिदम का एक मोहरे के रूप में उपयोग करते हैं। हमें जो चाहिए था वो दिखाने के लिए एल्गोरिदम थे, अब हमें वो दिखाते हैं जिससे कंपनी को फायदा होता है। कोरो डॉक्टरों कहते हैं कि एक आदर्श स्थिति एंड टू एंड प्रिंसिपल वाली होनी चाहिए, यानी यूजर जो देखना चाहता है वो उसे मिले। बीच में प्लेटफॉर्म अपनी मर्जी में चलाए, मगर आज वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। हमारी फीड मैनिपुलेट हो रही है। एल्गोरिदम के अलावा एक और तरीका है जिससे प्लेटफॉर्म ने यूजर एक्सपीरियंस को और अधिक कठिन बनाया है, वो है पेवाल्स और सब्सक्रिप्शन का प्रसार। याद कीजिए, जब अधिकतर खबरें, लेख या कोई भी इस तरह का कंटेंट जो ऑनलाइन में अब तक आपको मुफ्त मिलता था, आज क्या हो रहा है? आज स्थिति यह है कि जब आप न्यूज वेबसाइट खोलते हैं, किसी समाचार पत्र को ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो कुछ ही पैराग्राफ के बाद एक पॉपअप आता है, आगे पढ़ने के लिए सदस्यता लें, सब्सक्रिप्शन लें। रिसर्च से यह पता पड़ता है कि अमेरिका और यूरोप के 2/3 से भी ज्यादा बड़े समाचार पत्र संस्थानों ने किसी न किसी रूप से ऑनलाइन पेवॉल लगा रखा है। लगभग 74% पाठकों का कहना है कि उन्हें नियमित तौर पर ऑनलाइन खबरें पढ़ते समय इस पेवॉल का सामना करना पड़ता है। यह एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है पत्रकारिता जगत में, जब विज्ञापन का रेवेन्यू घट रहा है। प्लेटफॉर्म की पॉलिसी बदलावों में खबर संस्थानों को इस बात के लिए मजबूर किया गया है कि वे अपने ग्राहकों से उसका पेमेंट मांगे। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? लोग पेवाल के पीछे विश्वसनीय खबर नहीं पढ़ सकते, जो सोशल मीडिया पर पहले आपको आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। अब वे अपुष्ट और अप्रामाणिक खबरों पर निर्भर हैं, या केवल उस खबर का शीर्षक देकर ही वो अपना मन बना लेते हैं, अपना विचार बना लेते हैं। ऐसी स्थिति में सूचना की जो गुणवत्ता है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, और इसका परिणाम होता है भ्रामक और अफवाह से जुड़ी हुई खबरों को अधिक रीच मिलना, या अधिक प्राथमिकता मिलना, या उनका अधिक प्रसार होना। सिर्फ खबरें ही नहीं, हर तरह की सिर्फ खबरें ही नहीं, हर तरह की डिजिटल सामग्री अब प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मांग रही है। यूट्यूब ने हाल ही में मुफ्त यूजर्स के लिए विज्ञापनों की बौछार को और तेज कर दिया है। अब पहले 1 या 2 पेड विज्ञापन आते थे, लेकिन अब अनेक बार ऐसा होता है कि वीडियो शुरू होने के पहले ही ऐसे विज्ञापन आते हैं जिनको आप स्किप नहीं कर सकते। वो अनस्किपेबल ऐड होते हैं, और जब ब्रेक होता है बीच बीच में, तब भी इस तरह के विज्ञापन आते हैं। इसका सीधा सीधा संकेत है कि आप इन विज्ञापनों की बाढ़ से परेशान हो गए हैं, तो महीने का लगभग 150 रुपया उनको भुगतान करें, ताकि आप विज्ञापन मुक्त ये वीडियोस देख सकें। इसका सीधा सीधा अभिप्राय है, एड से परेशान हैं, पैसा दो और मुक्ति प्राप्त करो। यही इनका फार्मूला है। स्पॉटिफाई जैसे मंच भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। स्पॉटिफाई ने शुरू में फ्री और प्रीमियम के बीच एक संतुलन कायम रखा था। मुफ्त में म्यूजिक सुनने को मिल जाता था और थोड़े बहुत विज्ञापन हमें झेलने पड़ते थे। पर अब यह प्लेटफॉर्म नई पॉलिसी लाकर फ्री यूजर्स अनुभव को सीमित कर रहे हैं, ताकि आप इनकी प्रीमियम सर्विसेज को खरीदें। उदाहरण के लिए, पहले फ्री यूजर कुछ हद तक अपने गाने चुन सकते थे, लेकिन अब जिस तरह का एल्गोरिदम हो गया है, वो उसकी ओर से सुझाए गए गाने या पॉडकास्ट ही आपको देखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बहुत सारे यूजर्स ने इस बात की शिकायत की कि अब स्पॉटिफाई पर अपना मनपसंद का गाना या एल्बम खोजना बहुत दुष्कर हो गया है, कठिन हो गया है, क्योंकि ऐप चाहता है आप वही सुने जो वो सुझाता है, ना कि आप खुद अपनी रुचि के अनुसार उसका चयन करें। यहाँ टिकटॉक स्टाइल डिजाइन बदलाव यूजर के प्लेटफॉर्म पर लंबे समय तक भटकाने के लिए है, ताकि यूजर उस प्लेटफॉर्म पर अधिक से अधिक समय तक टिका रहे और विज्ञापन या क्रॉस प्रमोशन दिखाए जा सके। कुल मिलाकर के भाव यही है कि फ्री मॉडल को धीरे धीरे कमजोर कर पेड मॉडल
के रूप में बदलने की कोशिशें जारी हैं। प्लेटफॉर्म जानते हैं कि शुरुआत में उन्होंने मुफ्त सेवाएं देकर हमें उसका एडिक्ट बना दिया, हमें उसका आदी बना दिया। अब वो मूल सुविधाओं पर भी चार्ज या अनुभव बिगाड़ने में हिचकते हैं। एक टेक पत्रिका ने YouTube के हालिया कदम पर यह लिखा था कि यूजर एक्सपीरियंस से समझौता करके यूजर्स को प्रीमियम की ओर धकेलने की उनकी रणनीति है। पुराने जमाने में प्रीमियम सेवा का मतलब एक्स्ट्रा या एक्सक्लूसिव लाभ होता था, अर्थात जो कंटेंट मुफ्त का उपयोग करने वाले यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं था वो आपको मिलेगा प्रीमियम सेवा में। लेकिन अब यह धारणा पूरी तरह से समाप्त हो गई है। अब प्रीमियम सर्विस लेने का अभिप्राय है साफ सुथरा अनुभव खरीदना। जो पहले मुफ्त था उसके लिए अब आप भुगतान कर दीजिए। YouTube और Spotify अब बेसिक सुविधाओं को हटाकर उसमें बाधा डालकर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बेचने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्रकार से आप यूजर की जो झुंझलाहट है उसको कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। एल्गोरिज्म और पेवाल के अलावा इन सालों में एक और प्रवृत्ति उभरी है, वह है AI जनरेटेड कंटेंट। एक तरह से बाढ़ आ गई है। कोई भी कंपनी गूगल सर्च में अपने आप को ऊपर रखना चाहती है किसी कीवर्ड के माध्यम से। तब ये बड़ा आसान है कि आप AI से हजारों इस तरह के आलेख लिखवा करके इंटरनेट पर अपलोड कर दें। उनके पीछे चाहे उसमें गंभीरता है चाहे नहीं है, तथ्यात्मकता है कि नहीं है, आप अंधाधुंध अपलोड किए जा रहे हैं बिना गुणवत्ता की परवाह किए। तो इंटरनेट पर बड़ी मात्रा में ऐसी सामग्री आने लगी है जो अंदर से खोखली और स्पैम है। इसे मजाक में कुछ लोगों ने AI स्लॉप या AI कचरा भी कहा है। अब स्थिति यह है कि इंटरनेट पर जो सामग्री है उसमें से आपको आधे से अधिक आर्टिकल्स AI के द्वारा लिखे हुए मिलेंगे। यह एक प्रकार से सूचना प्रदूषण का नया दौर है। यूजर अनुभव निश्चित रूप से बहुत विकृत और खराब होता चला जा रहा है, क्योंकि विश्वसनीय मौलिक सामग्री के समुद्र में अथाह कूड़ा कचरा तैर रहा है। जब आप कोई प्रोडक्ट रिव्यू ढूंढते हैं, अक्सर आपको ऐसे ब्लॉग मिलेंगे जो किसी इंसान ने नहीं लिखे, वो AI ने लिखे हैं। वो AI जनरेटेड टेक्स्ट है जिसमें सामान्य सी बातें हैं और अंत में एक कोई आपको रेफरेंस उसमें दे दिया जाएगा। ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर जो फेक रिव्यूज और बॉट कंटेंट्स की भरमार है, जो AI ने लिखे हैं और 5 स्टार या 4 स्टार तक की भरमार उसमें है। ऐसे में जो असली ग्राहक का जो अनुभव है, असली ग्राहक का जो विचार है, वो उसमें कहीं गायब हो गया है और हम भ्रमित हो जाते हैं। न्यूज वेबसाइट्स भी इससे अछूती नहीं है। एक प्रसिद्ध तकनीकी न्यूज वेबसाइट ने AI के आधार पर कुछ वित्तीय सलाह आधारित आलेख अपनी वेबसाइट पर डाले। संयोग से उन आलेखों में बहुत सारी तथ्यात्मक गलतियां थी और अंततः उन्हें AI को प्रतिबंधित करना पड़ा और उन सारी गलतियों को ठीक करना पड़ा। तो इस प्रकार हम शीघ्रता के चक्कर में और सस्ते कंटेंट के चक्कर में विश्वसनीयता की बलि दे रहे हैं। अब जब मशीनें सामग्री तैयार करेंगी तो इसका परिणाम क्या होगा? जब नेट पर इस प्रकार की सामग्री होगी और आप AI से जब कंटेंट जनरेट कराएंगे तो AI की खुराक भी तो इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री है। अब लोग सोचते हैं कि हम गूगल पे क्यों जाएं, क्यों नहीं AI से ही पूछ लें। और AI जब आपको जवाब देगा, वो जो उसकी खुराक है इंटरनेट की सामग्री, उसी के आधार पर, और वहां पर बहुत सारी सामग्री ऐसी है जो अविश्वसनीय है, गुणवत्तापूर्ण नहीं है, भ्रामक है, अप्रामाणिक है, और वही कंटेंट फिर आपको मिल रहा है। तो इस प्रकार इन शिफ्टिफिकेशन का प्रभाव समाज में यूजर अनुभव तक सीमित नहीं है, वह मीडिया, लोकतंत्र और समाज पर भी प्रभाव डाल रहा है। सबसे पहली बात पत्रकारिता की। एक दौर था जब न्यूज वेबसाइट्स को अपनी ऑडियंस पाने के लिए फेसबुक, गूगल जैसे गेट कीपरों की जरूरत नहीं थी। लोग सीधे सीधे वेबसाइट विजिट करते थे और RSS फीडबैक के आधार पर वो चलते थे। धीरे धीरे सोशल मीडिया ने जब ट्रैफिक देना शुरू किया तो ये समाचार संस्थान इन प्लेटफॉर्म पर निर्भर होते चले गए। फेसबुक ने पहले इन्हें बहुत ट्रैफिक दिया। एक ट्रेंडिंग सेक्शन था जिसमें वो खबरों को प्रमोट करते थे, या न्यूज फीड में जो समाचार पृष्ठ हैं उनकी पोस्ट को प्राथमिकता पर दिखाते थे।
कई न्यूज आउटलेट्स ने फेसबुक पर वीडियो कंटेंट बना करके डालना शुरू किया, लेकिन बाद में फेसबुक ने अपने जो उनकी जो नीति थी इसको परिवर्तित कर दिया, और जिन कंपनीज ने इसमें भारी निवेश किया था वीडियो कंटेंट बनाने में, उनको इसमें काफी नुकसान भी हुआ। अब धीरे धीरे ये ट्रैफिक गायब होता चला जा रहा है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि ये प्लेटफॉर्म पूरी की पूरी इंडस्ट्री को प्रभावित कर सकने में सक्षम है। इसी कारण से जो हमारा ट्रस्ट है, विश्वसनीयता है, इसको भी भारी आघात पहुंचा है। आम यूजर किस पर भरोसा करे? अब व्यक्ति या यूजर आधिकारिक मीडिया बनाम इन्फ्लुएंसर ब्लॉग में अंतर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके फीड में सब कुछ एक साथ बिना किसी संदर्भ के दिखाई देता है, और जो भरोसेमंद मीडिया है वो पेवॉल के पीछे है, और फेक न्यूज प्रोपेगेंडा जब मुफ्त में उपलब्ध है तो एक बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा मुफ्त में मिले उस भ्रमकारी सामग्री की ओर खिंचता चला जाता है। ये एक बहुत बड़ी सामाजिक चिंता है। इन शिफ्टिफिकेशन न सिर्फ डिजिटल अनुभव बल्कि सूचना की पारिस्थितिक तंत्र को भी एक तरह से विकृत कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। तीसरा प्रभाव है डिजिटल साक्षरता। अब यूजर को पहले से कहीं अधिक जागरूक और चौकन्ना होना पड़ेगा कि ऑनलाइन में क्या वास्तविक है और क्या कृत्रिम है, और वो किन षड्यंत्रों या चालाकी के साथ इस सारी रणनीति को तय कर रहे हैं। यह एल्गोरिदम कैसे काम कर रहा है, यह हमें क्या दिखाना चाहते हैं, हमें यह सब समझना पड़ेगा। क्या आप कंटेंट चुन रहे हैं या कंटेंट आपको चुन रहा है, यह समझना आज के दौर में बहुत आवश्यक है। किन स्रोतों पर भरोसा किया जाए? अगर कोई खबर दिखती है तो इस बात को देखने की कोशिश करें कि उसका मूल स्रोत क्या है, उसको पहचानने की कोशिश करें। यह प्रचार है, स्पॉन्सर्ड है, या कोई वास्तविक खबर है? डिजिटल मीडिया में प्रायोजित लेख धड़ल्ले से आ रहे हैं जो आपको लगता है कि यह पत्रकारिता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन वो अधिकांशतः स्पॉन्सर्ड, अप्रामाणिक और गुणवत्ता विहीन है। पेवॉल्स के युग में आपको निर्णय लेना है कि आप किस जानकारी के लिए भुगतान करेंगे। विश्वसनीय पत्रकारिता को सपोर्ट करना भावी पत्रकारिता के हित में है, वरना सस्ती और मुफ्त में सनसनीखेज चीजें ही हावी होंगी। यह एक दुविधा है, जानकारी को सब तक पहुंचाने की जरूरत बनाम उसके लिए आर्थिक मॉडल। शायद समाधान लाइब्रेरी सब्सक्रिप्शन या सामूहिक प्रयास में हो, जिससे जरूरी सूचनाएं सबको मिलें। इस पर एक बहस जारी है, और अंत में हमारी इन प्लेटफॉर्म पर निर्भरता को लेकर के हमें सोचना होगा। विशेषज्ञ कहते हैं कि हमें राइट टू एग्जिट मिलना चाहिए, अर्थात हम एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आसानी से जा सकें, और जब हम दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाएं तो उसका हमारा जो पूरा डेटा है, हमारी जो पूरी सामग्री है, हम उसको दूसरे प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर कर सकने में सक्षम हो। यदि अब विकल्प नहीं मिलेगा तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हमें इसी प्रकार से बंदी बना करके शोषण करती रहेंगी। हम जो चाहते हैं, हम एक बिना बिचौलिए के, बिना छेड़छाड़ के वहां तक पहुंचे। इन तकनीकी मानकों और नीतियों को लागू करने की अब जरूरत है, जैसे इंटरऑपरेटिबिलिटी, ओपन प्रोटोकॉल, सोशल मीडिया आदि। इनकी आज के इस दौर में अधिक आवश्यकता है, और डिजिटल साक्षरता में हमें इन कॉन्सेप्ट्स को, इन अवधारणाओं को समझना होगा, ताकि एक स्वस्थ डिजिटल वातावरण निर्माण की दिशा में हम आगे बढ़ सकें। हमने देखा किस तरह से इन शिफ्टिफिकेशन हर लोकप्रिय प्लेटफॉर्म को किसी न किसी तरह से प्रभावित कर रहा है। एक हंसता, खेलता, मुस्कुराता, समृद्ध प्लेटफॉर्म किस तरह से अब एड, सब्सक्रिप्शन और स्पैम से भरा हुआ एक पिंजड़ा नजर आने लगा है। यह प्रवृत्ति हमें निराश करती है, लेकिन पहचानना जरूरी है, यह बदलाव मानव निर्मित है। इन कंपनियों के निर्णय का नतीजा है, और मानवीय प्रयासों से इस स्थिति को बदला जा सकता है। याद रखें, इंटरनेट मानव निर्मित है। अगर यह बिगड़ा है तो हम इसे और बेहतर बना सकते हैं। हर क्लिक, हर सब्सक्रिप्शन के फैसले में थोड़ा बहुत परिवर्तन ला सकते हैं। हमें इन कंपनियों को यह एहसास दिलाना होगा कि उपयोगकर्ता या यूजर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि आपका पार्टनर है। अगर आप इसे नाराज कर देंगे तो आपकी उम्र भी लंबी नहीं होगी। अगर ये प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा इन शिफ्टिफिकेशन कर देंगे, यूजर आखिरकार इन्हें छोड़कर चले जाएंगे, और वो दिन दूर नहीं जब ये कंपनियां
ढहने लगेंगी। यह बात, यह एहसास इन कंपनियों को जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। आइए हम सब मिलकर इस प्रवृत्ति का मुकाबला करें और एक सजग, सतर्क डिजिटल नागरिक के रूप में इन कंपनियों को वापस सही रास्ते पर लाने के लिए मजबूर करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।